पॉलिटी में परेशान हो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, कुछ समझ नहीं आता, क्या करूं, चिंता क्यों करते हो। एक जर्नी जो स्टार्ट करी थी द संविधान शो, आज उसका 5वां अध्याय है। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने देखा इंडियन सिटीजनशिप मिलती कैसे है और खत्म कैसे होती है। लेकिन जैसे ही ये टॉपिक खत्म होता है, स्टूडेंट्स के दिमाग में एक ही कंफ्यूजन शुरू हो जाती है। मैम, ओसीआई क्या होता है? क्या ओसीआई वाले इंडियन सिटीजन्स होते हैं? क्या उनके पास 2 पासपोर्ट्स होते हैं? और सबसे कॉमन क्वेश्चन, क्या ओसीआई का मतलब डुअल सिटीजनशिप होता है? बिलीव मी, यही सबसे बड़े मिथ है। तो चलिए सबसे पहले इसी कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। सबसे पहले ओसीआई का फुल फॉर्म क्या है? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। अब नाम देखकर ही स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि नाम में ही सिटीजन लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली लगता है कि ये इंडियन सिटीजन ही होगा। लेकिन यही सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। ओसीआई इज नॉट डुअल सिटीजनशिप। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ओसीआई इज नॉट इंडियन सिटीजनशिप। ये सिर्फ एक स्पेशल माइग्रेशन स्टेटस है जिसके थ्रू इंडियन ओरिजिन के लोग इंडिया के साथ अपने कनेक्शन मेंटेन कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए राहुल इंडिया में पैदा हुआ था, बाद में वो कनाडा शिफ्ट हो गया, उसने कनाडा की सिटीजनशिप ले ली, अब उसकी इंडियन सिटीजनशिप टर्मिनेट हो गई है। ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। लेकिन राहुल का इंडिया से कनेक्शन अब भी है, उसके पेरेंट्स इंडिया में हैं, प्रॉपर्टी इंडिया में है, वो बार बार इंडिया आता है, हर बार वीज़ा लेना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ओसीआई का कॉन्सेप्ट लाया गया। अब क्वेश्चन क्या है, ओसीआई कार्ड मिलने के बाद बेनिफिट्स क्या मिलते हैं? सबसे पहले लाइफ लॉन्ग मल्टीपल एंट्री वीज़ा, यानी जितनी बार चाहे इंडिया आ सकते हो, हर बार वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। दूसरा, इंडिया में स्टडी कर सकते हो, काम कर सकते हो, रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, और इकोनॉमिक, फाइनेंस और एजुकेशनल मैटर्स में एनआरआई के ऑलमोस्ट इक्वल फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर ओसीआई होल्डर को इतने सारे राइट्स मिल रहे हैं तो क्या वो इंडिया सिटीजन बन गया है? अरे बिल्कुल नहीं बना है। ये पॉइंट एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ओसीआई होल्डर वोट नहीं दे सकता, इलेक्शन नहीं लड़ सकता, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, जज ये किसी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस पर अपॉइंट नहीं हो सकता। इंडियन पासपोर्ट नहीं मिलता है, फॉरेन पासपोर्ट ही कंटिन्यू रहता है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एग्रीकल्चर लैंड, प्लांटेशन या फार्म हाउस परचेज नहीं कर सकता। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, अगर नाम में ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है तो वोट क्यों नहीं कर सकता? रीजन बहुत सिंपल है, ओसीआई होल्डर इंडियन सिटीजन ही नहीं है, वो लीगली एक फॉरेन सिटीजन है, उसके पास फॉरेन पासपोर्ट होता है और इंडिया जनरली डुअल सिटीजन अलाउ नहीं करता है। इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 326 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अकॉर्डिंग वोटिंग राइट सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ही मिलता है। अब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है, क्या ओसीआई हमेशा के लिए फिक्स्ड होता है? नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट ओसीआई रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी कर सकती है। कब? अगर फ्रॉड से लिया हो, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट एक्टिविटीज करी हो, या गवर्नमेंट के नोटिफाई किए गए किसी लॉ को सीरियस तरीके से वायलेशन करे हो। अब एक और कंफ्यूजन, एनआरआई और ओसीआई सेम होते हैं? बिल्कुल नहीं। स्टोरी से समझते हैं। चलो, एक फैमिली इमेजिन करो, 2 भाई हैं, राहुल और मोहन। राहुल दुबई में जॉब करता है लेकिन उसके पास इंडियन पासपोर्ट है, तो राहुल कौन हुआ? एनआरआई। अब मोहन कनाडा शिफ्ट हो गया है, उसके पास कैनेडियन सिटीजनशिप है, ओसीआई कार्ड बनवा लिया है, अब मोहन कौन हुआ? ओसीआई होल्डर। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। एनआरआई इंडियन सिटीजन होते हैं, इंडियन पासपोर्ट रखते हैं, वोट दे सकते हैं, इलेक्शन में लड़ सकते हैं। ओसीआई होल्डर फॉरेन सिटीजन होते हैं, फॉरेन पासपोर्ट रखते हैं, वोट नहीं दे सकते, पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते। अब एक और टर्म आती है पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये वो व्यक्ति होते थे जिनके एंसेस्टर्स इंडिया से बिलोंग करते थे लेकिन वो फॉरेन सिटीजन होते थे। बाद में 2015 में पीआईओ स्कीम को ओसीआई स्कीम में मर्ज कर दिया गया। अब तक हमने ओसीआई समझ लिया है, लेकिन अब आता है पिछले कुछ सालों का सबसे डिस्कस्ड टॉपिक, सीएए 2019। ये टॉपिक सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, करंट अफेयर्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक बात क्लियर कर देती हूँ, सीएए का फुल फॉर्म क्या है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019।
ये अमेंडमेंट सिटीजनशिप एक्ट 1955 में चेंजेस करता है और इसके मेन ऑब्जेक्टिव थे कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज के इलीगल माइग्रेंट्स को इंडियन सिटीजनशिप के पाथवे प्रोवाइड करना। CAA किन लोगों पर अप्लाई होता है? 3 कंट्रीज पर, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, और सिर्फ 6 रिलीजियस कम्युनिटीज के लोगों के लिए, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज और क्रिश्चियनिटी। लेकिन एक कंडीशन और है, ये लोग 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले इंडिया आ चुके होने चाहिए। अगर इस डेट के बाद आए हैं तो CAA के बेनिफिट्स अवेलेबल नहीं होते हैं। CAA ने एक और इम्पॉर्टेंट रिलैक्सेशन भी दी थी। नेचुरलाइजेशन के लिए जो रेजिडेंस रिक्वायर्ड पहले 11 साल थी, उसे रिड्यूस करके 6 साल कर दिया गया था इस स्पेसिफाइड कम्युनिटीज के लिए ही। अब क्वेश्चन आता है, इलीगल माइग्रेंट्स किसे कहते हैं? सिंपल, जो बिना वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स इंडिया में एंटर करते हैं या वीजा की परमिट पीरियड खत्म होने के बाद भी इंडिया में रुक जाते हैं। लेकिन CAA पूरे इंडिया में यूनिफॉर्मली अप्लाई नहीं होता। 6 शेड्यूल के ट्राइबल एरिया जैसे कि असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के नोटिफाइड ट्राइबल रीजन और इनर लाइन परमिट वाले एरियाज को इसके कुछ प्रोविजन से एक्सटेम्प्ट किया गया है। अब एक इंपॉर्टेंट अपडेट, 2019 में एक्ट पास हुआ था, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के लिए रूल्स जरूरी थे, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने CAA रूल्स 2024 नोटिफाई किए। इन रूल्स के अकॉर्डिंग एलिजिबल एप्लीकेंट्स को ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी वेरीफाई करती है ये सारी चीजें, और अप्रूवल के बाद डिजिटल सिटीजनशिप सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। अब एक और इंटरेस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट याद रखना है जो तुम्हें, CAA को लेकर देश में 2 अलग अलग व्यूज हैं। सपोर्टर्स का मानना है कि ये एक्ट पड़ोसी देश में रिलीजियस परसुएशन का सामना कर रहा है, माइनॉरिटीज को ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन देता है। वहीं क्रिटिक्स का कहना है कि रिलीजियस के बेसिस पर क्लासिफिकेशन आर्टिकल 14 के राइट टू इक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस खड़े करता है। इसी वजह से CAA को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया गया था और इसके कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी से जुड़े मैटर्स जुडिशियल कंसिडरेशन के हिस्से भी रहे हैं। तो दोस्तों, आज हमने समझा OCI क्या है और क्या नहीं है, NRI OCI में एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है, PIO स्कीम क्या है, और CAA 2019 ने सिटीजनशिप एक्ट में एग्जैक्टली क्या चेंजेस किए थे। अब जब भी सिटीजनशिप का टॉपिक आएगा, आप सिर्फ डेफिनेशंस याद नहीं करेंगे, बल्कि पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल पिक्चर समझ पाएंगे। और बिलीव मी, जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना मुश्किल नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। और इसी के साथ ये अध्याय भी खत्म होता है। लेकिन ऐसे ही इंटरेस्टिंग वे में भारत के संविधान को समझना है, एग्जाम में कोई क्वेश्चन पॉलिटिक्स से गलत ना हो, ऐसे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ, अपने दोस्तों के कॉन्सेप्ट क्लियरेंस में हेल्प करनी है तो उनके साथ शेयर करो। भाई, ये वीडियो पसंद आई है तभी यहाँ तक देख रहे हो तो इसको लाइक जरूर करो। और इसी के साथ मिलते हैं आपके अगले सेशन में। बाय।